यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हमारे इंडिया में सेकंड नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है यानी कि जो पोस्ट की इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से सबसे ऊपर प्रेसिडेंट आते हैं और दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तो ऑफिशियल हायरार्की के हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से इंस्पायर्ड है, यानी कि ये पोस्ट अमेरिकन सिस्टम से ली गई है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के भी बहुत से आर्टिकल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 5th पार्ट में ही हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। ये आर्टिकल 63 से शुरू होते हैं और 69 तक जाते हैं। अब हम एक एक करके इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जिससे हमें वाइस प्रेसिडेंट की जो फंक्शनिंग है वो समझ में आ सके। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 63 से। आर्टिकल 63 बताता है कि जिस तरह इंडिया के पास एक प्रेसिडेंट होगा उसी तरीके से इंडिया के पास एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 63। इसके बाद आता है आर्टिकल 64 जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। वो ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा या फिर अपर हाउस का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा। इस बात को ध्यान से समझना कि जिस तरीके से लोकसभा लोअर हाउस होता है उसका एक चेयरपर्सन होता है, इसी तरीके से राज्यसभा का भी एक चेयरपर्सन होता है जो कि आपका वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। अब आप एक चीज समझो कि वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई काम नहीं होता करने के लिए। जब प्रेसिडेंट अनअवेलेबल होते हैं तब वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्रेसिडेंट रहते ही हैं। तब वाइस प्रेसिडेंट करेगा क्या? और इसीलिए उसको राज्यसभा या फिर अपर हाउस का चेयरमैन बना दिया जाता है जिससे कि उसका काम चलता रहे। सीधी सी बात है, सैलरी ले रहा है तो किसी बात की तो लेगा ना, सिर्फ बैठने की सैलरी तो होती नहीं है, इसीलिए उसको चेयरपर्सन बना दिया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 65 आता है। वो ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ के प्रेसिडेंट का काम कर सकता है कुछ एक कंडीशंस के अंदर। कैसी कंडीशन? पहली कंडीशन तो ये है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या फिर वो रेजिग्नेशन दे दे या फिर उस पर इम्पीचमेंट की प्रोसेस लग जाए, यानी कि उसका रिमूवल हो जाए, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, तो इन कंडीशंस में तो प्रेसिडेंट हमेशा के लिए चला जाता है। तो जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आता है इलेक्ट होके तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टाइम पीरियड भी सिर्फ 6 मंथ तक का ही हो सकता है। 6 मंथ्स के अंदर एक नया प्रेसिडेंट आना ही चाहिए इलेक्ट होके, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। बाकी इसके अलावा कुछ और रीजंस होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट जो है वो अनअवेलेबल है किसी जगह पे, तब वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। मान लो कि वो बीमार है, इलनेस है, तब भी वो काम करता है। या फिर कोई अदर रीजंस बनते हैं, फैमिली रीजंस बनते हैं, पर्सनल रीजंस जिसको आप कह सकते हो, तब भी वाइस प्रेसिडेंट ही काम करता है। तो ये सारे रीजंस जो है वो आपको आर्टिकल 65 बताता है, जिसके तहत वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के सारे काम करता है। अच्छा, जब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बना हुआ है तब तक जो राज्यसभा है यानी कि अपर हाउस है उसका चेयरपर्सन कौन बनेगा? राज्यसभा का डेप्यूटी स्पीकर। आपको पता है डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं, तो डेप्यूटी स्पीकर आके वाइस प्रेसिडेंट की जगह लेगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 66 जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो आर्टिकल 66 है ये इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। इनका जो इलेक्शन है वो भी प्रेसिडेंट की तरह ही होता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन इन दोनों के इलेक्शन में फ़र्क ये होता है कि इनके इलेक्शन में जो हाउसेस होते हैं जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, इनके सारे एमपीज पार्ट लेते हैं। इसमें मतलब इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में कुछ एक ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो नहीं देते हैं वोट, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे इस वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये वोट देते हैं, इलेक्टेड भी देते हैं, नॉमिनेटेड भी देते हैं। दूसरी चीज ये है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एमएलएज जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेते हैं। अब ऐसा क्यों है? इसका कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह बताया था कि जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो तो सेंटर के साथ साथ स्टेट को भी एडमिनिस्टर करता है, मतलब उसका सारा काम भी वही देखता है। तो इसलिए स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स भी होने चाहिए उसके इलेक्शन में, उसको इलेक्ट करने के लिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का स्टेट से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ सेंटर के लेवल तक काम करता है, राज्यसभा में काम करता है। तो ऐसे में स्टेट के जो एमएलएज हैं वो इनके इलेक्शन में पार्ट लें, ये बात ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इनके इलेक्शन में सिर्फ पार्लियामेंट्री मेंबर्स ही होते हैं। तो आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिफरेंस समझ में आया कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज अलग होता है, इनका इलेक्टोरल कॉलेज अलग होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में एमपी और एमएलए दोनों होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर सिर्फ एमपी होते हैं।
ठीक है। अच्छा, इनके इलेक्शन में मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है? वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की टेक्निक यूज़ की जाती है। मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर। पिछली वीडियो में जब मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था तब मैंने आपको पूरा फॉर्मूला भी बताया था कि एमपी और एमएलए के जो वोट्स होते हैं उनकी वोट वैल्यू को बराबर किया जाता है फॉर्मूला लगा के, और उसके बाद वोटिंग करवाई जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल दी है। ठीक है। इसके बाद आती हैं क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब सीधी सी बात है कि किसी को भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना सकते ना, क्वालिफिकेशन तो चाहिए। तो देखो, इनकी क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो वो इंडियन होने चाहिए, 35 की एज कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरा ये है कि वो राज्यसभा के मेंबर बन सकें इतने वो लायक होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए। मतलब राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, बस वो राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपके पास क्वालिफिकेशन है कि आप एक स्कूल के अंदर पढ़ा सकते हो, मतलब सारी क्वालिफिकेशन है, आप पढ़े लिखे हो, डिग्री भी आपके पास है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी आप पढ़ा नहीं रहे हो, बस आप क्वालिफाइड हो। इसी तरीके से ये भी क्वालिफाइड होना चाहिए कि ये राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा जब ये वाइस प्रेसिडेंट बने तो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में इसके पास कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं होना चाहिए जिससे इसे प्रॉफिट हो। सिंपल लैंग्वेज में इनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे ये अलग से पैसा भी कमा रहे हो। नौकरी अलग चल रही है और वाइस प्रेसिडेंट अलग बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट ही बने जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 66 में आपको इलेक्शन समझ में आ गया और क्वालिफिकेशन समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 67 की। इसमें आपको बताया गया है टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो इनका टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड भी 5 साल का ही होता है, 5 ईयर्स का ही होता है, आप लोग जानते हो। लेकिन ये अपने टाइम से पहले रेजिग्नेशन दे सकते हैं या फिर इनको हटाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि इनको रिमूव करने के लिए कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होती है। जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इम्पीचमेंट की प्रोसेस लगती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राज्यसभा में एक मेजॉरिटी चाहिए होती है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और इसी बीच उनको 14 डेज का नोटिस भी दे दिया जाता है कि या तो आप अपना पक्ष रखो, मतलब आप अपनी बात आकर के रखो, या फिर आप रेजिग्नेशन दे दो 14 डेज के अंदर। इसके बाद जैसे मेजॉरिटी आ जाती है राज्यसभा के अंदर तो लोकसभा उसे परमिट दे देती है, परमिशन दे देती है, और वाइस प्रेसिडेंट रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर उनके काम में कोई शिकायत नहीं है, अच्छा काम हो रहा है और उन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया है, तो वो इस बात के लिए भी एलिजिबल होते हैं कि वो री इलेक्ट हो जाएं, मतलब दोबारा वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो बन सकते हैं, री इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 68 जो कि आपको बताता है पोस्ट वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। मतलब कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके तहत वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है। वो हो सकता है कि उनका टेन्योर पूरा हो जाए तो उनकी पोस्ट खाली हो जाती है, या फिर वो रेजिग्नेशन लेटर दे दें, या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए, या फिर उनकी अचानक से डेथ हो जाए, या फिर वो क्वालिफाइड ही ना हो। यानी कि अगर वो इलेक्ट होने वाले हों फिर अचानक से पता चले कि इनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है किसी भी मामले में, तो ऐसे में उनको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो वैकेंसी जो है वो वापस रिक्त हो जाती है, खाली हो जाती है। ठीक है। सो इस तरीके से आर्टिकल 68 आपको पोस्ट वैकेंसी बताता है। और लास्ट में आर्टिकल 69 जो है वो ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि वो ओथ कैसे लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने। तो इस तरीके से आपके वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको 2 जीके की चीज़ें बता देता हूँ जो कि पूछ ली जाती हैं। पहली तो ये है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। तो आपको लिखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के, तो आपको लिखना है श्री जगदीप धनखड़ जी। ये पूछ लिया जाता है जीके के अंदर, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब जब आप लोग